नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी में पैट परीक्षा आपकी होने वाली है, आप लोगों को पता ही है। तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, जो आप लोगों की ज़रूरत है, वो है गद्यांश की। यानी हम जानते हैं कि अगर हम इस पैट परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में हमारी जो हिंदी है उससे गद्यांश, यानी हम गद्यांश की बात करें, अपठित गद्यांश जो कहा गया है, इस गद्यांश से हमारे 10 नंबर आने वाले हैं। यानी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और इसके साथ जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण टॉपिक दिया हुआ है, इस व्याकरण से हमारे 5 क्वेश्चन हैं, 5 अंक के। तो यानी अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट इस पैट की परीक्षा में दिए हुए हैं, इस पैट परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब का अगर मिलाकर देखा जाए तो एक जो सबसे ज़्यादा एवरेज है वो हिंदी का है और टोटल 15 अंक का है। ठीक है, कितना है? टोटल 15 अंक। और ये जो 10 नंबर यहाँ पे हमारे दिए हैं गद्यांश, और गद्यांश में भी ये क्या है? अपठित। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे दिया है, सबसे पहले बहुत सारे छात्रों के दिमाग में होगा कि अपठित गद्यांश देने की क्या आवश्यकता है। तो याद रखिए, ये जो पैट परीक्षा आपकी जो रखी गई है वो इसलिए रखी गई है ताकि अधिकतम योग्य छात्र हमको मिल सकें, इसीलिए इसे रखा गया है। और ये जो गद्यांश होता है, या गद्यांश या उसकी जगह पद्यांश, जो इसका विवेचन करना होता है, ये सब प्रश्न हमारे आईक्यू लेवल को ही जज करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए जो एग्जामिनर है उसने आपका जो ये रखा है अपठित गद्यांश। अब हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े परेशान होते हो कि कैसे करेंगे अपठित गद्यांश, कैसे करेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम होगी, जो पढ़ाई नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है कि ये हमने नहीं पढ़ा है, ये हमारे दिमाग से होता है। यानी आप जिस स्तर के हैं, जैसे आप जो इस समय आपने 10th 12th आपने कंप्लीट कर ली है, तो आपको जो गद्यांश मिलने होते हैं वो वही गद्यांश होते हैं जो आपने अपने 10th 11th 12th इन 3 साल में जो आपने पढ़ा होता है, उसी से संबंधित चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे करना है, यहाँ मैं आज आपको बता रही हूँ गद्यांश के कुछ तरीका। एक गद्यांश आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें करना है। और फिर इसके साथ ही, यानी जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक जो सेट है, यानी जो 15 क्वेश्चन का सेट है, एक प्रैक्टिस सेट, वो आपको हम करवा सके यहाँ पे, तो प्रयास रहेगा। तो चलो सबसे पहले गद्यांश के बारे में ही देखते हैं। कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे दिए हैं, समझ लेते हैं पहले कि गद्यांश है क्या। जैसे हम बात कर रहे हैं अपठित गद्यांश, या कहीं कुछ लोग कहते हैं इसे बोध शक्ति, या इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों का मतलब एक ही है। अब बात को आप यहाँ से समझिएगा, ये कहा है बोध शक्ति। इस बोध का मतलब होता है समझना, यानी समझने की शक्ति। आपके अंदर समझने की शक्ति कितनी है, यही जज करना है एग्जामिनर को इन गद्यांश के माध्यम से। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल भी मतलब भयभीत मत करिए कि गद्यांश नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। डरने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, भले ही मेरी यहाँ पे स्पीड आपको पढ़ाते समय स्लो रहेगी, मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको वो तरीका आपको बताऊंगी कि कैसे आप एग्जाम में इसको बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि अगर मैं यहाँ पे टाइम ले रही हूँ या मैंने टाइम लिया है तो आपके दिमाग में रहे कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी है। मैं सिर्फ आपको उसे सॉल्व करने का तरीका दे रही हूँ, तो इसलिए मुझे अधिक समय लग सकता है। चलो बात करते हैं गद्यांश की, इसकी परिभाषा यानी क्या होती है ऐसे, क्योंकि हो सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है, तो हमें नहीं पता कि वो हमसे क्या क्या पूछ ले। हो सकता है वो हमसे ऐसा एक प्रश्न पूछ ले जिसमें इसकी परिभाषा ही दे रखी हो, तो हमें हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे मान लो हम देखें कि दिया है, किसी दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही बौद्ध शक्ति होता है या कहलाता है। अब इस बात को आपको समझना है। अगर आप इसकी परिभाषा की चीज को अगर समझ जाते हैं तो किसी भी एंगल से परिभाषा लिखी होगी तो आप आराम से समझ जाएंगे।
यानी यहाँ पे कहा है कि जब कोई पाठक है वो किसी गद्यांश को, गद्यांश सबसे पहले तो गद्यांश को ही समझ लो कि गद्यांश है क्या, तो दो शब्द से मिलकर बना है गद्य प्लस अंश। अब गद्य क्या होता है? गद्य होता है जैसे हम कहानी के रूप में लिखते हैं किसी एक टुकड़े को, जिसे आप पैराग्राफ भी कहते हो। यानी जैसे पैराग्राफ से समझ सकते हो, अनुच्छेद से समझ सकते हो, अवतरण से समझ सकते हो। तो पैराग्राफ, अनुच्छेद, अवतरण, गद्यांश, ये सब जो है एक ही चीज है। तो इसका कहते हैं कि हमारे सामने कोई निबंध या कोई ऐसी चीज लिखी है, कोई विचार लिखे हुए हैं, उसका एक अंश, उसका एक टुकड़ा, वही क्या कहलाता है? गद्यांश कहलाता है। तो ऐसा ही कोई भी एक टुकड़ा हमारे सामने होता है जिसमें हमें उसको पढ़कर उसके अंदर जो एक मूल विषय छिपा हुआ है, मूल विषय का मतलब यानी वो जो हमको सीखना मतलब कहते हैं शिक्षा देना चाहता है, जो हमको वो सिखाना चाहता है, उस चीज को आपको पकड़ना होता है। यही आपकी मतलब कहलाता है आपके लिए बौद्ध शक्ति। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं कि हो सकता है हमारे एग्जाम में यहाँ से भी कोई एक क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए कि दिया है, दिए गए गद्यांश का स्तर, विचार, भाषा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के अनुरूप होता है। अब आपको इस बात से क्या समझना है कि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि जो भी गद्यांश आपको दिया जा रहा है वो आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है, आपकी उस पढ़ाई के स्तर तक ही है, उसी भाषा शैली में है जो आपने अभी तक जिसको पढ़ा है, समझा है। ठीक है, इसके बाद दिया गया अवतरण। अब देखो अवतरण यहाँ पे कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये क्या नया आ गया। अवतरण मतलब गद्यांश, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो यानी दिया गया अवतरण अपठित होता है, अर्थात परीक्षार्थी जिसके संदर्भ, वर्णित विषय, लेखक के नाम आदि से औपचारिक रूप से परिचित न हो, इस बात का मतलब समझना है। अब आपसे ना ये कैसे भी तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो आपको समझना है। यानी यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जब अपठित होता है और ये पढ़ा हुआ नहीं है तो एग्जामिनर को ये भली भांति पता है कि आप इसके लेखक को भी नहीं जानते होंगे, आप इसके शीर्षक को भी नहीं जानते होंगे, और आप इसके जैसे प्रसंग या संदर्भ हम बात करते हैं उनमें से किसी चीज को भी आप नहीं जानते होंगे। यानी यहाँ पे ये बात ये हमें समझ में आती है। तो नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपसे प्रश्न करेगा वो आपको उसने जो लिखा है उसी के आधार पे देना होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को ये पहले से पता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं, अवतरण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं तथा प्रत्येक के 4 विकल्प और मतलब उसके उत्तर के रूप में सुझाए गए होते हैं, और परीक्षार्थी को इनमें से ही कोई सही उत्तर चुनकर अपना आंसर देना होता है। कहने का मतलब यही है, यानी एक बात दी है कि किस तरह का आपका प्रश्न आएगा, ये आपको पता ही है कि हर आपको 4 या 5 प्रश्न आपके रहेंगे, गद्यांश से 5 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इसने साफ साफ बताया है। तो 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्न का हर प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे कि ये सही है या ये सही है। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है। चलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट कर लेते हैं कि गद्यांश को हल करने का तरीका क्या होता है। तो गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है, जब पर्याप्त समय हो। हमारे पास हो सकता है कि पर्याप्त समय है, हो सकता है पर्याप्त समय नहीं है। तो जब हमारे पास पर्याप्त समय है तब हमें इसे कैसे हल करना है, तो तब हम गद्यांश को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और पुनः गद्यांश को पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों के अनुसार उत्तर को रेखांकित करेंगे और बाद में 4 विकल्पों पर विचार करते हुए उचित विकल्प चुन लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जब पर्याप्त समय नहीं है तब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे। यानी हमें अपने जिन प्रश्नों को हल करना है सबसे पहले हम गद्यांश के प्रश्नों पर जाएंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ने के तुरंत बाद फिर हम गद्यांश को तीव्र गति से पढ़ते हुए और प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए
उसके जहां पे भी हमें जिस प्रश्न का उत्तर दिखाई दे वहां हम उसे रेखांकित करेंगे और चारों विकल्पों पर विचार करते हुए ही अपना उत्तर चुनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी हमको ये जो एक बात कही है चारों विकल्पों पर ध्यान रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यही होती है किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने की, कि हमें चारों पॉइंट पर ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि मान लो आपने प्रश्न पढ़ा और पहले ही पॉइंट में आपको अगर आंसर दिख रहा है तो आप बाकी के 3 ना पढ़ें और आप पहला आंसर लगा के आगे बढ़ जाएं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये चारों ही जो प्रश्न होते हैं वो लगभग हमको लगते हैं कि वो प्रश्न ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर हमको अपना आंसर कैसे चुनना है? तो हमको अपना आंसर चुनना है देख उन चारों में से बेस्ट कौन सा है, इस आधार पर। चलिए तो एक अभ्यास करते हैं, और अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं मैं मान के चल रही हूं कि हमारे पास पर्याप्त समय है। यानी हम अच्छे से जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने वाले हैं और पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझ के हम उसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य अपने देश की भाषा और साहित्य की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके कांटों और कंकड़ों को दूर किया, उसके दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उनमें मनोरम फल फूलों के वृक्ष लगाए, उसे इस प्रकार सुरमय बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सके। यद्यपि भारतेंदु जी अपने लगाए हुए वृक्षों को फल फूलों से लदा न देख सके, फिर भी हमको यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है उसके मूल कारण भारतेंदु जी ही हैं और उन्हें इसी उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये बात पढ़ी, इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो जिसने भी ये लिखा है, यानी हम बात करें अगर लेखक की, तो लेखक ने यहाँ पे लिखा है भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु जी का जीवन क्या था उनके बारे में लिखा है, और उन्होंने भारत के लिए कहें अपने देश के लिए किस चीज़ में योगदान दिया उसके बारे में बताया है। तो हमें इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि जो हमारे भारतेंदु जी थे उन्होंने भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए काम किया है। ठीक है, तो हमें ये बात कुल मिला के एक सार समझ में आया कि भारतेंदु जी के जीवन के बारे में बात हो रही है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, इस चीज पर बात की है। तो यहाँ पे और भी कई सारी ऐसी लाइनें हैं जो हम जिनको पढ़ के हम देख सकते हैं कि उसके कहने का उद्देश्य क्या है। जैसे सपोज करो हम थोड़ा सा देखें तो जैसे दिया है ना, सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उनमें मनोरम फल फूल वृक्ष लगे। इनका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सच में वृक्ष बोए हैं या ये लगाया है। इनका मतलब ये है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में जो काम किया है, जो योगदान दिया है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग विधाओं को उन्होंने उत्पत्ति दी और वो अलग अलग विधाएं आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो चलो इसके प्रश्नों के बारे में देखते हैं। प्रश्न इसके क्या है? बहुत सिंपल, बहुत सरल लिया है मैंने, ये ध्यान रखिएगा। सरल इसलिए लिया है ताकि आप सरलतम से ना जो कठिनतम की तरफ जाएं। तो हम ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे। पहला हमने बिल्कुल सरल लिया था। पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देश का विकास करना, मार्गों को साफ रखना, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति, भारतीय संस्कृति का विकास। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए। जैसे हमने देखा पहले ही कि इनका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे दिया है पहली लाइन में कि भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य अपने देश की भाषा और साहित्य की उन्नति का मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से पता चल जाता है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी होगा। ये तीसरा आंसर होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति। ठीक है, इस तरह से आंसर मिलता है। अगला देखें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया। तो भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। फल फूलों के वृक्ष लगाए, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए, रास्तों को सुंदर बनाया या भारतीयों को आनंद प्रदान करने का
प्रयास किया। तो देखो, आपको पता है गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आई होगी कि उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काम किया, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम किया। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे वृद्धि यानी उसको बढ़ाने के लिए काम किया। तो आपको पता है ऐसा नहीं है कि फल फूल बड़े ही दे रखे हैं, ये आंसर नहीं होगा। रास्तों को सुंदर बनाना, इसमें कुछ उनका ऐसा काम नहीं था कि उन्होंने रास्तों को सुंदर बनाया है, शाब्दिक नहीं है, यहाँ पे क्या है, भावार्थ है, और ये चौथा भी नहीं होगा। तो आंसर जो है वो हमारा ख है, यानी दूसरा आंसर है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया, तो हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए। ठीक है, भले ही ये वाली बात डायरेक्ट नहीं कही गई है, लेकिन हमें भावार्थ रूप में ये चीज पता चलती है, तो इसलिए हम इसका आंसर बी रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न कहता है कि कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब है उसका भावार्थ क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, मार्ग की रुकावटें, पौधों के कांटे और रास्तों के कंकड़, आसपास फैली गंदगी, या मन के बुरे भाव। तो अब आपको ना इसका भावार्थ लेना है इसके ही आधार पर, जो गद्यांश आपका दिया हुआ है गद्यांश के आधार पर ही देना है। तो यहाँ पे हमको पता है कि कांटों और कंकड़ से जो हमारा अर्थ है वो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो पहला आंसर होगा, मार्ग की रुकावटें, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कंकड़ पत्थर इन सब की चीजें के कहते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़े चलो, चाहे भले ही कितने कंकड़ पत्थर आए। तो कंकड़ पत्थर का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हम कंकड़ पत्थर में उलझते हैं। कहने का मतलब होता है हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां होती हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, जो रुकावटें आती हैं जीवन में। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है। अगला प्रश्न कह रहा है नंबर 4 कि मनोरम का अर्थ है। मनोरम का अर्थ क्या होगा, अब हमें ये भी देखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दूर दूर तक, विभिन्न आकारों के, या बड़े बड़े, या मन को रमाने वाला। अब आपको पता है, आराम से आपको समझ में आ गया, मनोरम का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, प्यारा। ठीक है, यानी मन को रमाने वाला, ये आंसर हमको यहाँ पे मिल जाता है इसका, और ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 हमारे यहाँ पे कहती है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है वो उसका शीर्षक देने की बात होती है कि शीर्षक कैसे दें। तो शीर्षक हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को काट के ही देना, यानी ऑप्शन की ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, भारतेंदु के जीवन का लक्ष्य, देश की उन्नति, आनंद प्राप्ति, और सुंदर भारत देश। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अगर देखें पहला ऑप्शन सुंदर भारत देश देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो ये कट जाएगा। देश की उन्नति, ऐसा नहीं है कि देश की उन्नति के बारे में बात की है, आपको पता ही है गद्यांश जब आपने देखा तो देश की उन्नति नहीं है, ये कट जाएगा। और आनंद प्राप्ति, अब आनंद प्राप्ति का इसमें ऐसी कोई वर्णन नहीं किया गया है कि भाई बहुत आनंद की बात हो रही है, तो ये भी कट जाएगा। और हमें एक सही आंसर मिल जाता है कि भारतेंदु के जीवन का लक्ष्य। हालांकि ये आप देखते ही इस आंसर को लगा देंगे, इतना इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये बहुत सिंपल और सरल मैंने गद्यांश आपको लिया है ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि गद्यांश को करना इतना मुश्किल नहीं है। हम आने वाले समय में जब तक हमारा ये पैट का एग्जाम होता है, लगभग मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन आपको 2 से 3 गद्यांश की प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आप जब तक आपकी परीक्षा आए तब तक आप अच्छी तरह से उसको समझने के योग्य हो जाएं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देती हूं, अगर आप किताब लेना चाहते हैं या यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हमारी किताब ले सकते हैं। वहाँ पर किताब आ चुकी है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट ना मिले तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।